नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एसई मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चल रहा है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हम हर प्रैक्टिस सेट को 25-25 क्वेश्चन करके 4 पार्ट्स में कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे चलेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, इनमें से कौन सी? जैविक आवश्यकता है, अहमवादी आवश्यकता है, मनोसामाजिक आवश्यकता है या संवेदी आवश्यकता है? तो ये आप सभी गेस कर सकते हैं। जो प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है वो कौन सी है आपकी? ये आपकी मनोसामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है? वैयक्तिकता का नियम, सह संबंध का नियम, लयात्मक विकास का नियम या निश्चित विकास वक्र का नियम? तो ये इनमें से किसका नियम है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सह संबंध का नियम। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए क्या आपका तन और आपका जो मन है, इन दोनों में सह संबंध होता है। ठीक है, कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका दिमाग अच्छा रहेगा, तभी आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यह एक ज्वार भाटे का काल है, कौन सा? वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था? तो यहाँ पर ज्वार भाटे का संबंध है कि सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव का काल। ठीक है, जिसमें आपके जो संवेग है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये कौन सा काल है आपका? आप सभी को पता होगा ये कौन सा है। ये आप एक दो बार पढ़ भी चुके हैं, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को ज्वार भाटे का काल कहा जाता है। देखिए, किशोरावस्था से तात्पर्य परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था में विकास की गति अधिकतम हो, ऐसी अवस्था। ठीक है, चलिए, मतलब इसका वो ये है कि देखिए, जब जो किशोरावस्था होती है, इसमें जो बालक है ना वो पूरी तरह से बच्चा रहता है और ना वो पूरी तरह से वयस्क हो जाता है। तो वो एक बीच की कैटेगरी में होता है। ठीक है, जिसमें वो अपने जीवन के फिजिकल, मेंटल, सोशल सबसे ज्यादा उतार चढ़ावों को देखता है। नेक्स्ट देखिए। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या बुढ़ापे में? तो किस में सीखता है? तो ये भी क्या है? देखिए, शैशवावस्था जो है, इसमें शैशवावस्था जो काल है, बालक में अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। शैशवावस्था में शिशु नए वातावरण के अनुकूल होता है, इसीलिए इस अवस्था को सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। किसको? शैशवावस्था को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, शैशवावस्था है, इनमें से कौन सी? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या अवस्था या अनुकरण की अवस्था? तो अभी जस्ट ऊपर आप पढ़ कर आए ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? जो आपकी शैशवावस्था है, ये बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फ्रॉइड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल भी कहा है। किसको? शैशवावस्था को। तो शैशवावस्था क्या है? ये है आपकी समायोजन की अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? इनमें से हेविरोहस्ट, गिलफोर्ड, पियाजे या पावलाव? किसके द्वारा इनमें से किए गए हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेविरोहस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, आप विकासात्मक कार्य लिखिएगा, उसके आगे डैश लगाकर इनका नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है, कौन सी? शैशवावस्था, नियोनेट अवस्था, पोर्ट्यूनेट अवस्था या प्रसव काल? तो आपका जो मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर आधे घंटे तक की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्यूनेट अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट है सीखना पर निर्भर करता है। सीखना इन चारों में से किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, भाषा पर, सामाजिक विकास पर या क्रिया पर। तो आपका सीखना किस पर निर्भर करेगा? सीखना निर्भर करता है परिपक्वता पर। ठीक है, देखिए भाई भाषा तो हर समाज में है ना, और क्रियाएं भी बहुत तरह की होती हैं, और सामाजिक विकास का कोई चीज़ सीखने से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो सीखना है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो जो बालक है उसका मतलब विकास किस तरह से हुआ है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, वो चीज़ों को कितनी जल्दी समझ पाता है। ठीक है, तो सीखना किस पर निर्भर करता है? ये उस बच्चे की परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेसारी दाल के कारण होता है इनमें से कौन सा रोग? रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, रिकेट्स, पेलाग्रा या लैथीरिज्म। क्या होता है इन चारों में से? तो आपका जो खेसारी दाल के कारण होता है ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, लैथीरिज्म। ठीक है, देखिए खेसारी की पैदावार कुछ क्षेत्रों में अधिक होती है जिसके कारण लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन इस दाल को खाने से लैथीरिज्म नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अधिक सेवन के कारण व्यक्ति के शरीर में लकवा भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। किसके कारण? खेसारी दाल के कारण। इसका ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है आपका लैथीरिज्म। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? ठीक है, किसका? कार्बोनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण सबसे अधिक होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, ये याद रखिएगा कि मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसके कारण क्या हो जाता है? देखिए पेट मतलब सीने में जलन, पेट में जलन, तेज सांस तथा सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, पॉस्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है इनमें से किसके द्वारा? कालीफार्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके या फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो इनमें से किस जो पॉस्चुरीकृत दूध की क्षमता किसके द्वारा जांची जाती है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है, इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणुओं एवं कीटाणुओं का नाश कर दिया जाता है। ठीक है, और दूध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु इसका पौष्टिकीकरण करना आवश्यक होता है। ये जो आपकी फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त होता है, इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया से दूध में सभी मतलब जितने भी जीवाणु, रोगाणु और कीटाणु होते हैं उन सभी का नाश हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए कितनी? SNF यानी कि आपका सॉलिड नॉन फैट। ठीक है, S मतलब सॉलिड, N मतलब नॉन और F मतलब फैट। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 8.5%, 7.2%, 6.5% या 5.2%। तो मानक दूध में SNF की मात्रा यानी कि सॉलिड नॉन फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, 8.5%। ठीक है, देखिए जो वसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर तैयार किया गया दूध जो है वो मानक दूध यानी कि टोन्ड मिल्क कहलाता है। यानी कि जो वसा रहित दूध है, ठीक है, वसा रहित दूध को गाय या भैंस के संपूर्ण दूध के साथ मिलाकर जो दूध तैयार किया जाएगा वही आपका मानक दूध या टोन्ड दूध कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं, बाजरा, ज्वार या चावल। आपसे पूछा है कि इनमें से अगर हर अनाज 100 ग्राम लिया जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होगा? ठीक है, तो आपका देखिए जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में। ठीक है, देखिए गेहूं का जो प्रति 100 ग्राम है इसमें प्रोटीन होता है
11.8 ग्राम, ठीक है। जबकि जो बाजरा है, बाजरा के पर 100 ग्राम में जो प्रोटीन की मात्रा है वो होती है 11.6 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से ज्वार में देखिए प्रति 100 ग्राम में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, इसमें होती 11.4 ग्राम, और चावल के प्रति ग्राम में 6.6 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हुई, सबसे ज़्यादा हुई आपकी गेहूं में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है, इनमें से कौन सा, ऑक्सलेट, गाइट्रोजन या एफ्लाटॉक्सिन या बोट्यूलिज्म टॉक्सिन, इनमें से कौन सा तत्व है जो मूंगफली को खराब करता है। ये भी आप एक बार देख चुके हैं पहले, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन वो तत्व है जो मूंगफली को खराब करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, भाषण, सामूहिक वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि या प्रदर्शन। तो सबसे कम खर्च में पूछ रहा है, ठीक है, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन होगा, ठीक है। देखिए प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी बात को सभी जन तक सबसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और इन चारों में से अगर पूछा जाए तो कम खर्च में जो भोजन संरक्षण सिखाने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है प्रदर्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका HACCP, एक क्या है, इनमें से आपसे पूछा है HACCP क्या है, ठीक है। तो एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, कृषि विपणन है, उपभोक्ता कानून है, या क्या है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो ये मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका क्या है, HACCP ये है क्या, तो HACCP का मतलब होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। HACCP का क्या मतलब है, H का मतलब है यहाँ पे, H का मतलब है हैजार्ड, ठीक है। A का मतलब है आपका एनालिसिस, C का मतलब है क्रिटिकल, फिर से C का मतलब है कंट्रोल, और P का मतलब है पॉइंट। तो आपसे पूछा है कि HACCP एक क्या है, तो HACCP आपका एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, यानी कि फूड सेफ्टी सिस्टम है, ठीक है। कौन सा, HACCP, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिए, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है, सार्विक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल या प्रोपाओनिक अम्ल, इनमें से कौन सा प्रभावी है, तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर, इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट। खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट सबसे अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है कितना, ये भी होपफुली आप सभी को पता होगा, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है, 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 से 24 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो कोल्ड स्टोरेज है इसका देखिए सबसे ज़्यादा रेंज किस में आ रही है, किसमें सबसे ज़्यादा तो आपकी 2 से 55 में आ रही है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो आपका कोल्ड स्टोरेज है इसका तापमान 0 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए, सल्मन, सार्डिन, ठीक है, स्पोर्ट फिश या फ्रेश ट्यूना। तो इनमें से कौन सी मछली है वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सी, फ्रेश ट्यूना। वो कौन सी, फ्रेश ट्यूना वो मछली है जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्योंकि जो गर्भवती स्त्री है उसके आहार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको अपने साथ साथ अपने गर्भस्थ शिशु का भी पोषण मतलब जो है वो देना पड़ता है, ठीक है।
तो इसमें कौन सी आपका ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रेश ट्यूना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? श्रव्य साधनों द्वारा, दृश्य साधनों द्वारा, श्रव्य एवं दृश्य साधनों द्वारा, या व्यवहारिक अनुभव द्वारा? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है, यानी कि इनमें से किस चीज के द्वारा जो आपका नॉलेज है, वो मतलब जो भी चीज आप पढ़ते लिखते सुनते हैं, वो सबसे ज्यादा देर तक आपको, सबसे अधिक समय तक किस विधि के द्वारा याद रहता है? तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा। यानी कि जो चीजें आप अपने व्यवहार में मतलब उतार लेते हैं, अपनी आदतों में, या मतलब जो चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाती हैं, ठीक है, वो चीजें आपको क्या है, ज्ञान की स्मृति में सबसे अधिक आपकी प्रभावशाली होती हैं। नेक्स्ट देखिए, बचपन से ही व्यवहारिक अनुभव के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, जिसके लिए श्रव्य और दृश्य सामग्री को उपयुक्त माना जाता है, जिसके प्रयोग से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जैसे सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे सीखते जाना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? साबुत दालों में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, या दूध में? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? तो देखिए, साबुत दालों में भी जो आयरन है वो आपका पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों, जैसे आपको पता होगा कि पालक वगैरह में जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आयरन किसमें नहीं होता है? आपका जो दूध है, दूध में आयरन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दूध है इसमें आयरन नहीं होता है। लेकिन जबकि दूध क्या है, दूध जो है वो कैल्शियम और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जबकि दूध में आयरन या लौह नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो, या रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। इनमें से स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए आपसे पूछ रहा है? तो इसका क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो। यानी कि जब माँ जो है वो उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो किसी भी तरह के मतलब बीमारी में हो, तब तक उसको स्तनपान नहीं कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का, पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का? आप पूछा जल की शुद्धि के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देखिए, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक एवं कमजोर निसंक्रामक है। इसका कारण मतलब इस कारण जो है इसका प्रयोग प्री वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें सल्फाइड अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? पोटेशियम परमैंगनेट का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, या लोहा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपसे पूछ रहा है कौन सा खनिज आवश्यक है। तो कौन सा खनिज आवश्यक है? यह है आपका पोटेशियम, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं पर इसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन से? ठीक है, पूछ रहा है कि अगर शरीर में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाए तो इनमें से कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? क्या समिट डर्मेटाइटिस फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका समिट डर्मेटाइटिस, सेकंड है आपका जिंजीवाइटिस, सी है आपका इडर्मा, ठीक है, इडीमा, या फोर्थ घाव का देर से भरना, और फिफ्थ है आपका रुधिरांक रक्तस्राव। इनमें से कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले जो लक्षण है मुख्यतः वो कौन कौन से हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर, ये जो है आपका सेकंड जिंजीवाइटिस हो गया, ठीक है, जो आपके घाव हैं वो देर से भरने लगते हैं, और जो आपका रुधिरांक रक्तस्राव है ये
होने लगता है, ठीक है। यानी कि रुधिरांक रक्तस्राव का मतलब है आपका हीमोटोमा ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया जिसमें देखिए आपके सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ है, आपका हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं, ये है आपका जिंजिवाइटिस, घाव का देर से भरना और रुधिरांक रक्तस्राव यानी कि हीमोटोमा ब्लीडिंग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर चलेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है। बस आपका जो पीटी का एग्जाम है इसी सैटरडे संडे को 15 और 16 को, इसके बाद बहुत जल्दी उम्मीद है कि आयोग आपका मुख्य सेविका के लिए शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस जारी कर देगा। तो अपनी पढ़ाई पर से फोकस डाइवर्ट मत करिए, अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।